हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं आपकी जो तैयारी करा रही हूँ जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो मैं आपको करा रही हूँ। 6 प्रैक्टिस सेट आपका जो है 5 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम 6वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट में जो है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि 4 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आज में हम आपको कराएंगे 6वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको जो है पार्ट नंबर 2 कराएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में फ्रेंड्स आपका जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 50 के बाद आज हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी संभव है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए क्लास को स्टार्ट कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सांवले लड़के और बेरोजगार लड़के ही जानते हैं कि ये दुनिया कैसी बेरहम है। ठीक है, तो चलिए सरस्वती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं इसके पहले की क्लास में। जिसने अभी ना देखा हो वीडियो, वो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं सभी लोग, और देख के बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जितना मैं आपको पढ़ाई हूँ 50 क्वेश्चन में कराई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे और कितने क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं जल्दी से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ पे है, एक सेकंड ढूंढती हूँ। हाँ, 50 क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपको सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए फ्रेंड्स है यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B। ठीक है, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने है। 51 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके बैटरी द्वारा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। फोर्थ ऑप्शन आपका जो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप में से जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उनको मैं कमेंट करके बताती हूँ। ठीक है, तो सभी लोग बताइए अपना अपना आंसर कमेंट करके, किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बताती हूँ। तो एक बार आप लोग भी अपना अपना आंसर दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसको जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है डीजल इंजन में जो ये ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यकता उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ABCD, ये पांचों ऑप्शन मैं आपको बता दी हूँ। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन नंबर का C ऑप्शन, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ठीक है, डीजल इंजन संपीड़ित गैसों की ऊष्मा को ईंधन को ज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता है कि बादल जो है वो वायुमंडल में किस कारण से तैरता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है निम्न दाब के कारण। सेकंड ऑप्शन कह रहा है निम्न घनत्व के कारण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है निम्न सायनाता के कारण। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो आप में से किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बादल जो है, बादल पानी के नन्हे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनका जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बादल जो है वो हल्के हो जाते हैं और हल्के होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो बादल फ्रेंड्स किसके बने होते हैं, नन्हे नन्हे जो कण होते हैं पानी के नन्हे नन्हे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा निम्न घनत्व के कारण क्या होता है, बादल जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, तो आई होप 52 क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आ गया होगा। 53 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए। 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है
शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो शब्द इंसुलेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उष्मारोधी सामग्रियाँ, उसका अर्थ होता है इंसुलेशन का। सेकंड कह रहा है आपतित सौर विकिरण, इसका अर्थ होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अविलेय सामग्री। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है। किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, कमेंट करके बताइए इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है। 53 क्वेश्चन नंबर में जो इंसुलेशन आपतन है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो इंसुलेशन होता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं, विकिरण होती हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपतित और सौर विकिरण। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है ब्लड प्योरीफाई की। ठीक है, ब्लड को क्या किया जा रहा है, प्योरीफाई करने की यहाँ बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जो क्रिया है रक्त को शुद्धिकरण की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डायलिसिस कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्युत परासरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्कंदन कहा जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि निम्न में से अभिक्रिया द्वारा शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। किसको पता है फ्रेंड्स, बताइए रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 54 क्वेश्चन नंबर में वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पृथक किया जाता है उसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, रक्त का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसको कहा जाएगा क्या, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायलिसिस अगर पूछ ले डायलिसिस किसे कहा जाता है तो जिससे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है उसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, वो जो अभिक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहेंगे, डायलिसिस कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 55 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्षोभ मंडल। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आयन मंडल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है वह क्या कहलाता है। तो इसमें आपका 55 क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है जो वायुमंडल का वह स्तर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है। ठीक है, तो देखिए मध्य मंडल तथा समताप मंडल जो है वो संयोजित रूप से आयन मंडल कहलाते हैं। ठीक है, किसको किसको फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मध्य मंडल और समताप मंडल जो है वो संयोजित रूप से आयन मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि आयनिक अवस्था क्या होती है, आयनिक अवस्था में जो गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन N2 O2 O2 प्लस NO2 प्लस आदि, ये सभी जो हैं ये युक्त होती हैं और यह आयन जो है रेडियो किरणों का पृथ्वी पर परावर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका 55 क्वेश्चन नंबर में आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि आयन मंडल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आयन जो है आयनिक गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए 56 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सारी बर्फ पिघल जाएगी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सारा जल जो है वो जम जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आप लोग आंसर जो है कमेंट करके बताइए इसमें से किस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा। फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 56 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 57 क्वेश्चन नंबर पे। 57 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका बायो से क्वेश्चन का आंसर लिया गया है। क्वेश्चन आंसर जो है बायो का है। यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है थाइमस ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन कह रहा है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या पहले से पता है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा हाइपोथैलेमस। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो हाइपोथैलेमस होता है ये अनैच्छिक उपाचयन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और यह हाइपोथैलेमिक जो है ये हार्मोन का स्रावण करता है तथा तापमान, भूख, प्यास, थकावट, निद्रा तथा हृदय संबंधित गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो पीयूष ग्लैंड है ये क्या क्या करता है, ये जो हार्मोन का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये प्यास, थकावट, निद्रा, भूख, टेम्परेचर, आपका जो है हार्ट से रिलेटेड जितने भी गतिविधियां होती है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को 57 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर पे हम बात करेंगे। 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आप सभी के सामने आ गया 58 क्वेश्चन नंबर। ये भी देखिए फ्रेंड्स आपका बायो का ही प्रश्न है। निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो बताइए फ्रेंड्स जन्म के बाद किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कंकाल में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है तंत्रिका तंत्र में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संयोजी में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स 58 क्वेश्चन नंबर में आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे बात हो रही है कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विभाजन नहीं होने की बात हो रही है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स तंत्रिका एवं मांसपेशियों में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बताया तंत्रिका और जो मांसपेशियाँ आपकी होती है इसमें क्या होता है, जन्म के बाद कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका समसूत्रीय और अर्ध समसूत्रीय प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके कंफर्म है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको बायो का प्रश्न था। देखिए 59 क्वेश्चन नंबर भी आप सभी के सामने आ गए हैं। 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है देखिए। 59 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिक्स ग्लैंड की बात हो रही है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पहला ऑप्शन कह रहा है थाइमस ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यकृत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय, डी और ये ऑप्शन जो है कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए जिसको पता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जो मानव शरीर ह्यूमन बीइंग की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मिश्रित ग्लैंड कौन सी होती है। तो 59 क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है तो अग्नाशय, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन यानी कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो उदर गुहा में उपस्थित होती है तथा इनमें अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियाँ कोशिका होती है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों तरह की क्या होती है, ग्रंथिका कोशिका होती है। ओके कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो आपके अग्नाशय होती है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 जो कह रहा है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है डाउन सिंड्रोम की, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। पहला ऑप्शन कह रहा है हंटिंगसन रोग, सेकंड कह रहा है अल्जाइमर रोग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेनिंजाइटिस, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए,
ठीक है, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है एक सामान्य गुणसूत्री रोग है जो गुणसूत्र संख्या 21 के त्रिगुणसूत्रता की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, तो जो गुणसूत्र 21 होते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है गुणसूत्रों की, तो उनको इनकी जो त्रिगुणसूत्रता की वजह से होता है। अब गुणसूत्र संख्या 21 जो है वो शारीरिक विकास एवं चेहरे की बनावट के लिए उत्तरदायी है। डाउन सिंड्रोम जो है वो अल्जाइमर रोग का भी एक कारक है, जो कि एक पागलपन रोग, डिमेंशिया, जिसमें स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें अल्जाइमर रोग हो जाता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग की संभावना रहती है, जो आपको अल्जाइमर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कंफर्म हुआ सभी को, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम वो व्यक्ति होते हैं जिनकी जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 21 होती है, और वो जो है पागलपन जैसा कि रोग उनके अंदर हो जाता है, जिसमें उनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो क्षति हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आप सभी के सामने आ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो ब्रिटिश काल में जो दिल्ली से पहले की राजधानी थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कलकत्ता में थी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बम्बई में थी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पटना में थी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही ब्रिटिश काल में जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सन 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। और इस दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी। और वहाँ पे क्या होता है, जब इस दरबार में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी, और साथ ही बंगाली जो हैं बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिला करके एक अलग प्रांत बनाया गया था। उड़ीसा और बिहार भी इसी नवीन घोषणा के आधार पर राज्य बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता में क्या हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि जिस टाइम पे, उस समय जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, कब, 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कलकत्ता। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ पे थी, दिल्ली थी, इस टाइम पे 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 62 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन नंबर की यहाँ पे हम बात करेंगे। 62 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस के भीतर बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौते की पहल की। तीसरा ऑप्शन कह रहा है चोरी चोरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, वर्ष 1920 में जो प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 62 क्वेश्चन नंबर है इसमें बात हो रही है कि 1920 में जो प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन, इसको वापस क्यों लिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो चोरी चोरा यानी कि जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर जो हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया था, इसमें क्या होता है, इसमें 21 सिपाही जो होते हैं वो जलकर मर जाते हैं। और इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जिसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चोरी चोरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। और इसी कारण जो है, जो महात्मा गांधी हमारे हैं राष्ट्रपिता, उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो है सी वाला ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है ये, आपके हर एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 63 क्वेश्चन नंबर। 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया। तो किसके रूप में वर्णित किया गया गंगा के मैदान को? पहला ऑप्शन कह रहा है पेडिन प्ले के अनुसार वर्णित किया गया। दूसरा कह रहा है पेनिन प्लेन के अनुसार। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जियोसिंक्लाइन के अनुसार और के रूप में वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? गंगा का जो मैदान है उसको किस रूप में वर्णित किया गया, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा का मैदान है ना, इसको जियोसिंक्लाइन के नाम से वर्णित किया गया। जियोसिंक्लाइन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो एक मैदान अपेक्षाकृत, मान लीजिए कोई सा भी मैदान जैसे समतल भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मैदान पर प्रमुख भू आकृतियाँ या भूमि के प्रकारों में से एक है। पृथ्वी की लगभग 55% भूमि की सतह पर मैदान है और अधिकांश मैदान का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा नीचे लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जियोसिंक्लाइन कठोर द्रव्यमान से घिरा जल निकाय के लंबे चौड़े और उथले गड्ढों का क्षेत्र है। आसपास अगर हम बात करें, उसके आसपास के क्षेत्रों में विशाल अवसाद निक्षेपण प्राप्त करता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागर घाटियों के लिए किया जाता है जिनमें क्या होता है, तलछट का जमाव लंबे समय से जारी होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि गंगा का मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। ओके, तो कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ बात करेंगे 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है श्रीमती मेनका गांधी ने। सेकंड ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बलराम जाखड़ ने। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा? 64 क्वेश्चन नंबर में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसमें आपका जो है महात्मा गांधी, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अब यहाँ बात आती है इन्होंने कब की थी, कैसे की थी? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1906 ईस्वी में कॉन्फ्रेंसिव फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की तथा नवजीवन एवं इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र को भी प्रकाशित किया था। ठीक है, तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में की थी। और इन्होंने जो है टाइल्स फॉर्म की स्थापना भी की थी, टाइल की स्थापना भी की थी और नवजीवन एवं इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्रों को भी प्रकाशित किया था। ओके, तो कब ये सब कार्य किया था उन्होंने? 1906 ईस्वी में। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? कांग्रेस के समय में जब 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलंब हो गया था। सी ऑप्शन जो कह रहा है फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष एवं मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था। क्या सच में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो एक मुस्लिम व्यक्ति को चुना गया था? या फिर डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देती हूँ कौन सा करेक्ट है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है आपका मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को भी स्वीकार कर लिया था। मुख्य बातें क्या रहीं उस टाइम पे? तो कांग्रेस मताधिकार को मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई और डोमिनियन स्टेट्स के लिए
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर एक संविधान तैयार किया। मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है वो प्रांतीय आधार पर अलग अलग तथा केंद्रीय विधानसभा में 1/3 होना था। लेकिन क्या होता है, यदि किसी धर्म में 1/3 सदस्य विरोध कर दे तो उनसे क्या होता है, उनसे संबंधित विधान निर्माण नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल का एकीकरण हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि कहाँ पर जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ओके, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। कंफर्म हुआ। ये क्वेश्चन से आपको मैंने कितने क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 जो है आप सभी के सामने आ गया। क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन कह रहा है मार्च 1942 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अगस्त 1942 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सितंबर 1942 ईस्वी में। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ, किस टाइम पे प्रारंभ हुआ? किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस टाइम प्रारंभ हुआ? 66 क्वेश्चन नंबर में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था, ठीक है। इसी आंदोलन में इन्होंने किस चीज़ का नारा दिया था? करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। तो कंफर्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो आपको जो है 8 अगस्त 1942 कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो डेट नहीं दी गई, अगस्त 1942। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 67 आप सभी के सामने आ गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रही फ्रेंड्स, मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। 67 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो बताइए जनरल डायर का नाम जो है वो किस घटना से जुड़ा हुआ है? किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लैक होल कलकत्ता का। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रानी दुर्गावती की लड़ाई। सी ऑप्शन कह रहा है 1857 का संग्राम। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? जनरल डायर का नाम जो है वो किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो 67 क्वेश्चन का आंसर क्या आप सभी को पहले से पता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो जनरल डायर हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जलियांवाला बाग में निरीह एवं निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था और यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, ठीक है। जो जलियांवाले बाग में चौरी चौरा कांड होता है उसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है निहत्थे जो लोग थे उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जनरल डायर जो है किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो वो जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड से जुड़ा हुए हैं, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 जो है इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 68 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? यहाँ पे बात हो रही मीठे पानी की झील की। मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन कह रहा है चिल्का झील। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सांभर झील। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वुलर झील। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मीठे पानी की झील है? किसको इसका आंसर पता है मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग अगर रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वुलर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है और यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। कुछ वर्ष पूर्व तक क्या होता है, वुलर एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, किंतु क्या होता है अब यह एकमात्र हरित क्षेत्र रह गई है क्योंकि यह झील जो है 30 से 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है कहाँ पे है वुलर झील? ये अभी मैंने आपको बता दिया कि जो वुलर झील है ये जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। तो एक सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे है? तो वुलर झील है। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में किस जगह पे है? तो बांदीपुर जिला
जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। और यह भारत की जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और यह जो है फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ष पूर्व क्या हुआ, वुलर एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, ठीक है। किंतु क्या होता है, अब यह क्या हो गई, हरित क्षेत्र रह गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो 30 से 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 69 क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे। 69 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर फटाफट से दीजिए। इसमें क्वेश्चन में कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो तो दिया था जो है, यह नारे का जो सृजन है ये मोहम्मद इकबाल ने किया था, जो कि मोहम्मद इकबाल जो है इस ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग किया था, ठीक है। किसने इस नारे का प्रयोग किया था, भगत सिंह के साथ जो उनके साथी थे उन्होंने इस नारे का प्रयोग किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे का प्रयोग भी उन्होंने किया था। जय हिंद का नारा भी दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो फ्रेंड्स कौन कौन से नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तीसरा नारा था जय हिंद, ठीक है। ये 3 नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद यहाँ पे पूछा गया, तो इसका नारा जो दिया था वो इनकलाब ने दिया था, ठीक है। इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ई वाला ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मंगल का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुक्र का, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो शनि ग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व का ग्रह है, और इसका घनत्व कितना होता है, तो 5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम इस ग्रहों को पानी में डाला जाता है तो यह जो है यह उस पर तैरेगा, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। याद रखिएगा, शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और इसमें कितने वलय होते हैं, तो इसमें 7 वलय होते हैं, जो कि बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है वो टाइटन होता है, जो कि पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व तो सबसे कम है। और इसकी जो परिभ्रमण है वो उसकी अवधि कितनी होती है, 29.5 वर्ष होती है, ठीक है। 29.5 वर्ष होती है। तो जो कि इसमें ऑप्शन में आपका शनि ग्रह नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई से भी प्रैक्टिस सेट देखना तो चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 6, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे चलेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना रहता है, कोई टॉपिक समझना रहता है जो ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए किसी ने हमारे पास कमेंट किया था कि मैं मुझे राष्ट्रीय आंदोलन एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो देखिए आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी का कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे आपका जो है वायुमंडल से था क्वेश्चन ईवीएस से, इसको मैंने आपको कराया है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है।